ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान जम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। अरे लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। और छीन लो सलीक्शन कहानी उसे कहती हैं। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, और यकीन मानिए ये सीरीज़ आप लोग पूरा इत्मीनान से यानी कि पूरी एकांत के साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, जिसमें कि आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 50 प्रश्न ही नहीं करवा दिए जाएंगे, जो कि औरों में आप देखते होंगे कहीं पे। मैं किसी का कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो फैक्चुअल है, जो ऑथेंटिक है, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि बस प्रश्न पढ़ दिया, 4 ऑप्शन है, हाँ ये आंसर टिक आउट करके निकल दिए, और वैसा ही आप लोग को अच्छा भी लगता है। बट मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने साथ कुछ कंजूसी नहीं करने वाला हूँ। आप लोग देखिएगा, इससे पहला प्रैक्टिस सेट उसमें भी कंप्लीट विथ एक्सप्लेनेशन किया गया है, और आज का प्रैक्टिस सेट और शानदार रहने वाला है। भले इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन इस सेट को करने के दौरान ही सारी चीज़ आप लोग उस चीज़ जो भी पहले पढ़े हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को रिकॉल होते भी जाएगी। ये चीज़ आप लोग ज़रूर इस चीज़ को कीजिएगा, और साथ में ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को किस प्रकार लगा, सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसमें क्या सुधार लाई जा सकती है, सो आप अपना जो फीडबैक है वह ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं उस पर तत्पर ही खड़ा रहूँगा। जो भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, मैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट में इस चीज़ को शुरुआत करने की ज़रूर कोशिश करूँगा अपने तरफ से। तो चलिए फाइनली सेशन हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। तो हुंडरू जलप्रपात, सबसे पहले आप लोग को एक्सप्लेनेशन बता दिया जाएगा, देन आफ्टर उसका आंसर। और इस 50 प्रश्न में आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है, इस प्रश्न को जानने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की, और मैं कुछ चीज़ें जो कि इसी प्रकार स्पोकन के तरह मैं बोलूँगा, तो उस मेरे बातों को भी आप लोग ध्यान से गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात की बात करते हैं तो ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड में ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बट भारत की कंपेयर में बात करते हैं तो भारत में इसका स्थान आता है 34वां स्थान। भारत में कौन सा स्थान आता है, तो 34वां स्थान। ऊंचाई की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई एक तो 98 मीटर, मीटर में भी पूछ लिया जाता है और फीट में भी कई दफ़ा पूछ लिया जाता है। तो मीटर में 98 मीटर और फीट में यदि पूछा जाए तो 321 फीट इसकी ऊंचाई है। ये हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है, जो कि ये रांची, झारखंड के रांची जिला में अवस्थित है। यहीं से एक और प्रश्न ये भी पूछ लिया जा सकता है कि मान लिया चलिए ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो पहला सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हमारा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो कि झारखंड के लातेहार ज़िले में अवस्थित है। वो झारखंड का सबसे ऊंचा यानी कि प्रथम सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बट उसका इंडिया में कंपेयर किया जाए तो भारत में उसका स्थान है 21 स्थान, 21वां स्थान है। कौन सा स्थान, तो 21वां स्थान। जिस प्रकार ये झारखंड हाईकोर्ट है, ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, ठीक उसी प्रकार जो सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का है, उसका स्थान भारत में 21वां स्थान है। इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो इसकी ऊंचाई बात करते हैं मीटर में 143 मीटर, मीटर में 143 मीटर, और वहीं फीट में यदि इसका पूछ लिया जाए तो 469 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये बूढ़ा घाघ बात करते हैं तो ये बूढ़ा नदी पर ही अवस्थित है। अब हम लोग चलिए जो प्रश्न पूछा गया था उसका फाइनली आंसर, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर गिरती है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर गिरती है। कौन सी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी, और ये रांची में अवस्थित है। गंगा नदी बात करती हैं तो गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला है साहेबगंज जिला। मैप में आप इस प्रकार देखते होंगे, इधर जो साहेबगंज जिला है तो गंगा इस प्रकार प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी एकमात्र झारखंड के साहेबगंज जिला से होकर के प्रवाहित होती है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये बोकारो स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और कहाँ पे, तो बोकारो का एक जगह है माराफारी, क्या चीज़, जगह का स्थान का बात करते हैं तो बोकारो में ही ये स्थान है, माराफारी नामक स्थान पर इसे स्थापित किया गया बोकारो स्टील सिटी को।
बेसिकली ये रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। और वर्ष बात करते हो 1964। कई दफ़ा पंचवर्षीय योजना भी पूछ लिया जाता है, तो पंचवर्षीय कौन सा पंचवर्षीय योजना आ जाएगा? फर्स्ट पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 64। यानी कि तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे स्थापित किया गया था रूस देश के सहयोग से। स्थान माराफारी बोकारो। स्थापना तो 1964 में किया गया था, बट यहाँ पे जो उत्पादन कार्य है वह उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। उत्पादन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। और ये लौह अयस्क, जो लौह अयस्क है वह कच्चे माल है आयरन और उसका ये प्राप्त करता है कौन सा? क्योंझर खान से। क्योंझर खान से लौह अयस्क जो आयरन ओर्स की आपूर्ति है वो ये अपना जो मंगाता है वो क्योंझर खान से मंगाता है। और 1964 ईस्वी की यहाँ पे बात आ गई है, तो 1964 ईस्वी से कई प्रश्नों को हम लोग रिकॉल करके यहीं से कोरिलेट कर सकते हैं। 1964 ईस्वी में यदि हम लोग बात करते हैं तो इंडो ग्लास फैक्ट्री जो कि रामगढ़ भुरकुंडा में, रामगढ़ जिला के भुरकुंडा स्थान में अवस्थित है इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। कौन सा? सीसा फैक्ट्री, जिसे कि 1964 ईस्वी में ही स्थापित किया गया है। और ये स्थापित किया गया है आपका जापान देश के सहयोग से। जो कांच फैक्ट्री रामगढ़ भुरकुंडा में है उसे 1964 में ही स्थापित किया गया, लेकिन देश जापान देश के सहयोग से। और ये बोकारो स्टील सिटी को भी 1964 में, लेकिन ये रूस देश के सहयोग से ये बोकारो में स्थापित किया गया। और 1964 ईस्वी में ही हम लोग यदि बात करते हैं तो तसर अनुसंधान का नाम सुने होंगे। कौन सा? तसर अनुसंधान। और तसर अनुसंधान जो कि झारखंड में 76% के अप्रोक्स यहाँ पे उत्पादित किया जाता है तसर रेशम। और तसर जो अनुसंधान केंद्र है इसे भी स्थापित किया गया था 1964 ईस्वी में। ये जो तसर अनुसंधान केंद्र है इसे भी स्थापित किया गया था 1964 ईस्वी में। बट ये रांची के नगड़ी नामक स्थान पर, रांची के किस स्थान पर? तो रांची के नगड़ी नामक स्थान पर इसे स्थापित किया गया था 1964 में। तो 64 से 2-3 हम लोग को फैक्चुअल प्रश्न याद कर लेने, एक बोकारो स्टील सिटी और एक आप लोग को याद कर लेना है इंडो ग्लास फैक्ट्री जो कि रामगढ़ भुरकुंडा में, और एक तसर अनुसंधान केंद्र जो कि नगड़ी रांची में अवस्थित वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये 1964 से बेसिकली हम लोग को इतने सारे फैक्चुअल प्रश्न तो याद कर ही लेने हैं। अब आ जाता है अदर ऑप्शन, देख पा रहेंगे 1955 ईस्वी। तो 1955 ईस्वी से भी हम लोग कई बातें रिलेट कर सकते हैं। XISS ये शिक्षण संस्थान है, जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल साइंस। और बात करते हैं हम लोग 1955 ईस्वी में ही, तो कनाडा बांध दुमका में, मसानजोर डैम बांध कनाडा देश के सहयोग से, नाम तो सुने ही होंगे, इस नाम से वाकिफ ही होंगे आप लोग। कनाडा बांध जिसे मसानजोर डैम बांध के नाम से भी जाना जाता है, कनाडा देश के सहयोग से झारखंड के दुमका जिले में इस डैम का निर्माण किया गया है। कौन सा? कनाडा बांध। अगला हम लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं गोमिया बोकारो विस्फोटक कारखाना। झारखंड विस्फोटक कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गोमिया बोकारो में, इस नाम से भी वाकिफ होंगे आप लोग। तो इन तीनों ये जो भी तीनों है, एक तो XISS जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ये शिक्षण संस्थान है, कनाडा बांध और गोमिया विस्फोटक कारखाना, इन सभी को स्थापित किया गया है 1955 ईस्वी में। और इसी के जैसा एक और नाम सुनेंगे आप लोग, XLRI जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना सोसाइटी ऑफ जेसिस के द्वारा, बट इसका स्थापना 1949 ईस्वी में। और XISS जेवियर इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, इसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। 1989 ईस्वी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो 1989 ईस्वी में भी एक झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया था 1989 ईस्वी में, जिसमें कि 24 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या 24 थी। जिस प्रकार झारखंड एक समन्वय समिति आप लोग सुने होंगे 1987 ईस्वी में, झारखंड समन्वय समिति 1987 ईस्वी में, जिसमें 53 संगठन थे। कितने संगठन थे? तो 53 संगठन। ठीक उसी प्रकार एक झारखंड विषयक समिति का भी गठन किया गया था, ठीक इसके 2 वर्ष बाद, यानी कि 1989 ईस्वी में, जिसमें 24 सदस्य थे। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? संरक्षित कहने का तात्पर्य है अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य आप लोग पढ़े होंगे पलामू क्षेत्र, ये सबसे बड़ा है। 794 किलोमीटर अप्रोक्स ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा संरक्षित स्थान कौन सा है? पलामू। और पलामू, इसके अदर अलावा हम लोग ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं पारसनाथ की, तो ये पारसनाथ अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? तो पारसनाथ
पारसनाथ की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी और 1981 ईस्वी से ही कोरिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। देवघर जिले का गठन भी 1981 ईस्वी में ही किया गया। लावालौंग बात करते हैं तो लावालौंग ये चतरा लावालौंग अभयारण्य चतरा में अवस्थित है और इसे स्थापित किया गया था 1978 ईस्वी में। पालकोट ये गुमला में अवस्थित है, इसे स्थापित किया गया था 1990 ईस्वी में और 90 ईस्वी से ही कोरिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम 16 नवंबर 16 जनवरी, तो पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम इन दोनों जिलों का गठन भी 1990 ईस्वी में ही किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। अरब्स ये याद कर लीजिएगा। इसमें जो 4 औद्योगिक केंद्र है झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र, यहीं से आप लोगों को याद हो जाएंगे। ए से क्या याद रखना है, तो ए से याद रखना है आदित्यपुर, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। आर से आप लोग याद रखना है रांची, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। बी से याद रखना है बोकारो, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार ऑप्शन ए बी सी ये तो सत्य है, बट किसे वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो एस से हम लोग देख पा रहे होंगे संथाल परगना को वर्गीकृत किया गया है, ना कि जमशेदपुर को। तो यहाँ पे इस प्रश्न के मुताबिक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो जमशेदपुर जैडा है, ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड में नहीं आता है। झारखंड में 4 ही औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत आते हैं, जो कि ट्रिक्स मैंने आप लोगों को अभी बताया। अरब्स, क्या चीज़ अरब्स ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। ए से आदित्यपुर, आर से रांची, बी से बोकारो, एस से संथाल परगना। कई दफ़ा इनके स्थापना वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो ट्रिक है वो स्थापना वर्ष के ही बेस पर इस सीक्वेंस में आप लोगों को बढ़ते क्रम में ये बताया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए जो 1972 ईस्वी, चलिए मैं पहले ये लिख देता हूँ। 73 ईस्वी फिर 74, ये 1973 1974 फिर 2015। तो शुरू ए में जो है ए यानी कि आदित्यपुर, इसे स्थापित किया गया 1972 ईस्वी में। आर से रांची को स्थापित किया गया 1973 ईस्वी में। बी से बोकारो को स्थापित किया गया 1974 ईस्वी में। और एस से संथाल परगना, जिसे स्थापित किया गया 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है। लौह अयस्क भंडार 26% के अप्रोक्स यहाँ पे झारखंड में ये लौह अयस्क भंडार पाया जाता है। और इसके लिए यदि हम लोग प्रमुख क्षेत्र बात करते हैं तो वो प्रमुख जिला आ जाता है आप लोग का पश्चिमी सिंहभूम लौह अयस्क के लिए। फैक्ट्री की स्थान बात करते हैं तो नोवा मुंडी का नाम सुनेंगे, क्या चीज़, नोवा मुंडी हो गया, चिरिया हो गया, गुआ, जामदा। बेसिकली लौह अयस्क से 4 स्थान याद कर लेने हैं, नोवा मुंडी, चिरिया, गुआ, जामदा। अदर ऑप्शन से इस प्रकार इन ऑप्शन को भी हम लोगों को छोड़ना नहीं, जहाँ पे मौका मिलेगा हम लोग को कुछ ना कुछ को रिलेट करके रिकॉल कर ही लेना है। जैसे धनबाद आ गया तो इससे हम कुछ को रिलेट कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस जिले का गठन वर्ष याद कर लेना है। धनबाद जिले का स्थापना 1956 ईस्वी में, बोकारो का 1991, बोकारो, चतरा, गढ़वा, इन तीनों जिलों का गठन 1991 ईस्वी में। रांची का गठन 1899 ईस्वी में। कब, 1899 में। और 1899 में ही झारखंड का पहला डिग्री महाविद्यालय बात करते हैं हजारीबाग में अवस्थित सत कोलंबस डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत 1899 में ही अवस्थित किया गया। पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम जस्ट अभी हम लोगों ने देखा 1990 ईस्वी में। कब, 1990। और पालकोट का भी स्थापना 1990 ईस्वी में ही, पालकोट अभयारण्य का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में, हजारीबाग में रेतीली मिट्टी सर्वाधिक, और यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मिट्टी से यदि हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन काली मिट्टी की बात आ रही है, तो काली मिट्टी झारखंड के राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से हुई है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। तो सरायकेला नाम से आप लोग वाकिफ ही होंगे। सरायकेला गोलीकांड, जिसे जलियांवाला गोलीकांड का दर्ज भी इसे दिया गया है। तो सरायकेला जो गोलीकांड हुआ है ये कब की घटना है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी की। सरायकेला खरसावां गोलीकांड ये घटना है 1 जनवरी 1948 ईस्वी की। और 1948 ईस्वी से आप ये को रिलेट कर पा रहे होंगे दामोदर घाटी निगम परियोजना की भी स्थापित किया गया था 1948 ईस्वी में। इसके अंतर्गत कुल 8 बांध बनाए गए
ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा। तो जो आखिरी शासक बात करते हैं सरायकेला रियासत के, इसके आखिरी शासक थे आदित्य प्रताप सिंह, जो कि ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? टाना भगत स्थापना, इसकी ईस्वी बात करते हैं, ये आंदोलन कब की घटना है? तो 1914 ईस्वी की ये घटना है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जत्रा भगत। कौन? जत्रा भगत इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। और जत्रा भगत बेसिकली ये उरांव जाति से बिलोंग करते हैं। जत्रा भगत उरांव जाति से बिलोंग करते हैं, इस कारण से इस टाना भगत आंदोलन को उरांव यानी कि कुड़ुख आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कुड़ुख आंदोलन के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है? तो टाना भगत आंदोलन को। कुड़ुख आंदोलन के मुख्य तौर पर दो आंदोलन को जाना जाता है, कुड़ुख या उरांव, दोनों बोले दोनों एक ही है। तो कुड़ुख आंदोलन के नाम से टाना भगत आंदोलन भी जाना जाता है और कोल आंदोलन भी जाना जाता है। तो जो भी ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिले उसी चीज़ को आप लोग को टिक आउट करना है। यदि दोनों देखने को मिले तो पहली प्रायोरिटी ऑप्शन ए में जो देखने को मिले या फिर ऑप्शन बी में, तो उसको टिक आउट करना है। हम लोग बात कर रहे थे जत्रा भगत की। तो जत्रा भगत की यदि बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुमला। कहाँ पे? गुमला में एक जगह है चिंगरी, चिंगरी नावा टोली का नाम सुने होंगे। तो गुमला में एक स्थान है चिंगरी नावा टोली, वहीं पे इन जत्रा भगत जो कि उरांव जनजाति से बिलोंग करते हैं, इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार अदर ऑप्शन को रिलेट हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। बुधु भगत, बुधु भगत ये मेनली कोल विद्रोह के प्रमुख नायक रहे हैं। भागीरथ मांझी ये खरवार आंदोलन, और खरवार आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1874 ईस्वी की ये घटना है, खरवार आंदोलन। और भागीरथ मांझी को बाबा जी के उपनाम से भी जाना जाता है, बाबा जी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कोल आंदोलन। तो 1931 नहीं, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, कोल आंदोलन ये घटना है 1831-32 ईस्वी की। और ठीक इसके एक वर्ष बाद यानी कि 32-33 ईस्वी तो वो भूमिज विद्रोह का दौर आ जाता है। तो यहाँ प्रश्न है कोल विद्रोह का शुरू किया गया था, तो ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो अभी हम लोगों ने जिक्र किया कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में बुधु भगत के नेतृत्व में ये प्रारंभ किया गया था कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसे भी उरांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुधु भगत भी उरांव जनजाति से ही बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन में दोनों देखने को मिलेगा, उरांव आंदोलन के नाम से टाना भगत आंदोलन और कोल आंदोलन दोनों को जाना जाता है। और इसी कोल आंदोलन को प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रथम सुसंगठित और विद्रोह जनजातीय विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोल विद्रोह को ही जाना जाता है। 1831-32 ईस्वी की ये घटना है। बुधु भगत इसके प्रमुख नेतृत्व करता है। कौन? तो बुधु भगत। और बुधु भगत की यदि बात करते हैं तो इनका जन्म 1792 ईस्वी में। ये भले आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा जन्म, लेकिन 2 बार ये पढ़िएगा तो आप लोग को ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में ये छप जाएगा कि टाना भगत जन्म 1888 चिंगरी नावा टोली गुमला में, और बुधु भगत 1792 रांची के चान्हो प्रखंड में, रांची के चान्हो प्रखंड में। और जिस प्रकार हम लोग बात करते हैं पहले क्रांतिकारी जिन्होंने जनजातीय पहले क्रांतिकारी जिन्होंने इस दौर में विद्रोह के दौर में सबसे पहले जान गंवाने वाले थे ये बुधु भगत। जो स्वतंत्रता संग्राम में आप लोग तो नाम सुनेंगे तिलका मांझी, लेकिन तिलका मांझी पूरे ओवरऑल विद्रोह में और साथ ही साथ वो संथाल विद्रोह से संबंधित रखते थे। लेकिन प्रश्न में यदि आप लोग को इस प्रकार पूछा जाए कि छोटा नागपुर क्षेत्र से पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनकी मृत्यु हुई या फिर जिन्होंने बलिदान दिया किस क्षेत्र से? छोटा नागपुर क्षेत्र से। तो छोटा नागपुर क्षेत्र से ये पहले व्यक्ति थे बुधु भगत। तिलका मांझी थे नो डाउट, लेकिन वो ओवरऑल विद्रोह के थे और वो संथाल विद्रोह से। लेकिन प्रश्न में इस चीज़ को एक मेंशन कर दिया जाए, छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रथम क्रांतिकारी विद्रोही कौन थे? तो छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रथम क्रांतिकारी विद्रोही थे आपके ये बुधु भगत, जिनका जन्म 1792 ईस्वी रांची के चान्हो प्रखंड में इनका जन्म हुआ था। और अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले विद्रोही को पकड़ने के लिए इसी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1000 का इनाम राशि की घोषणा भी की गई थी। 1000 इनाम राशि की घोषणा सबसे पहले किसको पकड़ने के लिए की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा। तो बुधु भगत को ही, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। अदर ऑप्शन तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। भागीरथ मांझी अभी देखा हम लोगों ने। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी, और भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ये घटना है 1895 ईस्वी की।
1875 ईस्वी में 15 नवंबर इनका जन्म है। मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण। ये सब बेसिकली आप लोग को तो पता ही होगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना खाली स्थान में हुई। छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में। कब? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में जुएल लकड़ा के द्वारा। किनके द्वारा? जुएल लकड़ा। यदि ऑप्शन में जुएल लकड़ा ना देखने को मिले तो ठेबले उरांव टिक कीजिएगा, लेकिन ऑप्शन में यदि आप लोग को जुएल लकड़ा दिख जाता है तो पहली प्राथमिकता इसी को देना है, जुएल लकड़ा को। यदि ये नहीं देखने को मिले देन आप लोग को ठेबले उरांव की तरफ जाना है और सेकेंड प्रायोरिटी इसको देना है। फर्स्ट प्राथमिकता आप लोग को जुएल लकड़ा को देना है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जुएल लकड़ा के द्वारा 1915 ईस्वी में। बेसिकली ये जो ठेबले उरांव है ये किसके संस्थापक है? तो किसान सभा। किसान सभा का नाम सुने होंगे, जिसे स्थापित किया गया था ठीक इसके 15 वर्ष बाद 1930 ईस्वी में। किसान सभा के नेतृत्व करता है ठेबले उरांव, और ये छोटा नागपुर उन्नति समाज में भी ये शामिल थे। लेकिन पहली प्राथमिकता हम लोग को जुएल लकड़ा को देना है। ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब हम लोग को इस चीज़ को टिक आउट करना है। अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं तो 1855 कांग्रेस का पता ही होगा। 1855 1905 में बंगाल विभाजन करजन के समय स्वदेशी आंदोलन 1905 पता होगा। और 1995 झारखंड से कोरिलेट कर सकते हैं हम लोग। झारखंड स्वायत्ता परिषद जो अभी हम लोग देख रहे थे, तो झारखंड स्वायत्ता परिषद का गठन किया गया था 1995 ईस्वी में। डेट पूछेगा तो 7 अगस्त 9 अगस्त, दोनों डेट याद रखिएगा। 7 अगस्त 9 अगस्त 1995 ईस्वी में झारखंड स्वायत्ता परिषद का गठन किया गया था। इसमें कुल देखा जाए तो इसमें कुल 53 संगठन थे। सॉरी, इसमें नहीं, 53 संगठन तो वो तो झारखंड समन्वय समिति 1987 ईस्वी में 53 संगठन थे। तो झारखंड स्वायत्ता परिषद 1995 याद रख लेना है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे शिबू सोरेन को। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष बनाए गए थे सूरज मंडल। उपाध्यक्ष सूरज मंडल और अध्यक्ष शिबू सोरेन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो इसमें हम लोग स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं जो कि बिस्माल खान। ये झारखंड के बेसिकली ये स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर इनका जिक्र नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो ये जो बिरजी थी ये किस नेता की ये पत्नी थी? ये पत्नी थी हरिहर मिर्धा। हरिहर मिर्धा की ये पत्नी थी। अगला प्रश्न है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? तो वो व्यक्ति थे नरसिंह राय। कौन? नरसिंह राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? वो आंदोलन था खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी 1874 ईस्वी की ये घटना है। टाना भगत 1914 ईस्वी हम लोग तो देख ही चुके हैं। जतरा भगत कुड़ुक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे टाना भगत से आप लोग को याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? हूटा के रूप में। डोमकच से वाकिफ होंगे तो डोमकच ये एक प्रकार के नृत्य है, महिला नृत्य, जो कि शादी विवाह में जब लड़के के घर से बारात निकल जाती है तो जो बच्चे महिलाएं होती है गांव में, जैसे बारात लड़का पार्टी तो बारात चल जाता है लेकिन घर में सिर्फ महिला बचती है, तो उन महिलाओं के द्वारा ये डोमकच नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है? तो झारखंड में इसका गढ़ देखने को मिलता है सरायकेला खरसावां में। और 1938 ईस्वी में सबसे पहले सुदेंद्र नारायण सिंह के द्वारा यूरोप में पहले इसे प्रदेश में इस प्रारूप छऊ नृत्य को दर्शाया गया था सुदेंद्र नारायण सिंह के द्वारा। कब? 1938 ईस्वी में। विदेश में भी कहाँ? तो यूरोप में सबसे पहले सुदेंद्र नारायण सिंह के द्वारा। छऊ नृत्य की बात करते हैं, बेसिकली इसका 3 रूप है। छऊ नृत्य का कितने रूप है? तो छऊ नृत्य के 3 रूप है। एक तो सरायकेला का एक है, दूसरा है मयूरभंज उड़ीसा का, और तीसरा है पुरुलिया पश्चिम बंगाल का। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं छऊ नृत्य की बात आ चुकी है तो 1938 ईस्वी। तो 1938 ईस्वी से ही हम लोग एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं। एल्युमिनियम कारखाना नाम सुने होंगे आप लोग, इस नाम से वाकिफ़ ही होंगे आप लोग। तो झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना को भी स्थापित किया गया था 1938 ईस्वी में। कहाँ पे? मुरी रांची। 1938 ईस्वी में मुरी रांची में
कौन सा कारखाना? एल्युमिनियम कारखाना को स्थापित किया गया था। अदर ऑप्शन देखिए, देवघर 1981 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। कब? 1981 में। और 81 ईस्वी से ही आप लोग को अभी एक चीज़ बताया गया, क्या चीज़? पारसनाथ अभयारण्य का भी 1981 में। गोड्डा का बात करते हैं तो गोड्डा 1983 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। स्थापना वर्ष गोड्डा जिले का। गूगल साहब, गुगोलो साहब, गुगोलो, गुमला, गोड्डा, लोहरदगा, साहेबगंज, इन 4 जिलों का गठन 1983 में। पूर्वी सिंहभूम तो 1990 अभी हम लोग पढ़े, और 1990 ईस्वी में ही पालकोट अभयारण्य का भी। अगला प्रश्न है, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो ये धोकरा है जो कि यह धातु शिल्प कला से संबंधित है। अदर ऑप्शन आ ही चुका है तो हम लोग को रिलेट करके इसको छोड़ना नहीं है। कागज़ से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो टूसू पर्व में टूसू की प्रतिमा बनाई जाती है, कागज़ से ही बनाई जाती है टूसू। लकड़ी से हम लोग एक चीज़ ये रिलेट कर सकते हैं कि मांदर वाद्य यंत्र झारखंड का सुने होंगे। मांदर, जिसे तुमदक के नाम से भी जाना जाता है, और ये झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सा? तुमदक। और एक याद कर सकते हैं हम लोग, केंद्रा, जो कि झारखंड का वायलिन के रूप में जाना जाता है। किसे? केंद्रा को। तो वाद्य यंत्र से ये 2 प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। मांदर को तुमदक कहा जाता है क्योंकि ये झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, और झारखंड का वायलिन कहा जाता है केंद्रा को। पुष्प से को रिलेट कर सकते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प बात करते हैं तो वो पलाश है। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है? तो कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ प्रमुख के अंतर्गत 24 आती है, और आदिम के अंतर्गत 8 आती है। इस प्रकार कुल बात करते हैं तो कुल 32 जनजाति है। सर्वाधिक मात्रा में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार। 5 को तो सीक्वेंस में याद ही कर लेना है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार। ये जनसंख्या के बेस पर ये घटती है आप लोग की। सबसे सर्वाधिक संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो, फिर खरवार। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। संथाल की बात करते हैं तो 31.86%, 31.86% झारखंड में इतनी आबादी निवास करती है संथाल की, जो कि सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की ये संथाल जनजाति। भारत में इसका स्थान बात करते हैं तो भारत में संथाल जनजाति तीसरे नंबर पे आती है। तो पहले दूसरे पर भील, गोंड, पहले नंबर पर भील, दूसरे नंबर पर गोंड, और तीसरे नंबर पे ये संथाल जनजाति आती है। संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया है, कितने प्रकार के विवाह? तो 8 प्रकार के विवाह। तो यहाँ पे और संख्या से रिलेटेड जो कि कुछ प्रश्न पूछा जाता है संथाल जनजाति से रिलेटेड। तो हंड, संथाल जनजाति में 4 हंड पाए जाते हैं। गोत्र की संख्या बात करते हैं तो 12 गोत्र है, और उपगोत्र की संख्या बात करते हैं तो 12 का ही स्क्वायर यानी कि 144। 8 प्रकार की विवाह प्रचलित है। 4 हंड में ये बैठा हुआ है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं, और 144 उपगोत्र पाए जाते हैं संथाल जनजाति में। एक जिक्र आया है 33वीं जनजाति पुरान जनजाति का, ये अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द ये झारखंड में जनजाति शामिल हो जाएगी पुरान। इस प्रकार फिर 33 हो जाएंगे, लेकिन अभी तक 32 ही जनजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा, और 7 गांवों की पंचायत को सतोरा कहा जाता है? तो वो कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड में इसका स्थान 5वां। अभी हम लोगों ने देखा संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार। मेरे साथ एक बार बोलिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार। तो ये 5वीं सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में ये निवास करती है, खरवार जनजाति। और ये एक प्रकार की लड़ाकू जनजाति है। खरवार जनजाति लड़ाकू जनजाति है, और इसे 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। 18 हजारी के नाम से खरवार को, लेकिन 12 हजारी और 13 हजारी, 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से चेरो जनजाति को जाना जाता है। किसको? चेरो जनजाति को। लेकिन 18 हजारी के नाम से खरवार जनजाति को जाना जाता है। खरवार जनजाति ये हो गया। आप लोग इतने सारे फैक्ट याद कर लेने हैं कि ये, और ये साथ में सत्य बोलने के लिए भी प्रसिद्ध है। सत्य बोलने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। कौन सी जनजाति? तो खरवार जनजाति। अदर ऑप्शन का यदि हम लोग को रिलेट कर सकते हैं तो संथाल अभी हम लोगों ने देख ही लिया। संथाल जनजाति थी। यहाँ पे चलिए संथाली भाषा को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो संथाली भाषा
संथाली भाषा की लिपि है ओल चिकी। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसका आविष्कार किया गया ओल चिकी लिपि का। संथाली भाषा का लिपि है ओल चिकी, जिसे रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया। और संथाली भाषा झारखंड की एकमात्र ये जनजातीय भाषा है जिसे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें शामिल किया गया। बट कब शामिल किया गया था? तो 2003 ईस्वी में। और अमेंडमेंट एक्ट था 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे जो संविधान का 8वां अनुसूची है 22 भाषा जिसमें इंक्लूड किए गए हैं उसमें भी इसे शामिल किया गया है। अदर ऑप्शन हम लोग खड़िया की बात करते हैं। सबसे पहले खड़िया जनजाति का देख लेते हैं। तो खड़िया जनजाति, खड़खड़िया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पालकी। पहले आप लोग शादी में सुने होंगे कि दुल्हन को पालकी से लाया जाता था, तो वही पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम पड़ा खड़िया। खड़खड़िया जनजाति के नाम से भी ये जानी जाती है। और ये खड़िया जनजाति बात करते हैं तो ये शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति है। खड़िया हो गया, साथ ही साथ ये हमारी बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया। खड़िया, विरहोर, कोरवा, ये तीनों जनजाति जो कि शिकारी संग्रहकर्ता ये जनजाति है। वही बात करते हैं करमाली हो गया, महली हो गया। क्या चीज़? करमाली, महली, चीक बड़ैक। चीक बड़ैक का भी नाम सुने होंगे। और एक लोहरा। तो करमाली, चीक बोड़ैक, महली, लोहरा, ये सभी जनजाति है जो कि वह शिल्पकार जनजाति है। कौन सी जनजाति? तो शिल्पकार, यानी कि हाथों में इनके कला होती है ना किसी प्रकार की ये वस्तुएं बनाती है। करमाली, महली, लोहरा और चीक बड़ैक। और शिकारी, शिकार में ये फेमस है खड़िया, विरहोर और कोरवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? तो नीर सुसंको, ये किस नृत्य को कहा जाता है? जदुर नृत्य को। जदुर नृत्य को नीर सुसंको के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिकली समूह का नृत्य है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेती है। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करते हैं छऊ नृत्य की। छऊ नृत्य, पायका नृत्य और नटुआ नृत्य, ये तीनों नृत्य बेसिकली पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और झारखंड का प्रसिद्ध ये नृत्य है छऊ। छऊ जैसे सरायकेला में प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार पायका नृत्य ये भी एक लड़ाकू नृत्य है, मार्शल नृत्य है, मार्शल एक्ट नृत्य है पायका नृत्य। और ये प्रसिद्ध है बेसिकली झारखंड के धनबाद जिला में। धनबाद जिला स्थापना 1956 ईस्वी में धनबाद जिले का गठन। तो धनबाद में प्रसिद्ध है पायका और सरायकेला में प्रसिद्ध है छऊ नृत्य। और नटुआ नृत्य तो पता है ये पुरुष प्रधान है। देखिए वही प्रश्न भी पूछ लिया गया, नटुआ किस प्रकार का? तो नटुआ पुरुष प्रधान है। जाट जटिन तथा भाकुली बांका नृत्य, नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जाट जटिन का सावन में, भाकुली का कार्तिक में इसका किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, साथ ही साथ बुढ़ाई मेला, पथरोड़ मेला, ये कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? तो ये सभी के सभी देवघर जिला में। और देवघर जिला का गठन अभी हम लोगों ने पढ़ा 1981 में। और 1981 में ही पारसनाथ अभयारण्य भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। पारसनाथ अभयारण्य कब पढ़ा? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा 1981 ईस्वी में। तो ये गिरिडीह जिला में अवस्थित है पारसनाथ अभयारण्य, उससे भी स्थापना किया गया था 1981 ईस्वी में। मेला की बात आ गई है तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं जामताड़ा में करमदाह, तो जामताड़ा जिला में करमदाह मेला का आयोजन किया जाता है। किसमें? जामताड़ा मेला में। पलामू में यदि हम लोग बात करते हैं तो पलामू झारखंड में जैसे कि प्रखंड सभी जिला में अवस्थित है, तो सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है पलामू जिसमें कि 21 प्रखंड है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गढ़वा। गढ़वा में 20 प्रखंड है, लेकिन सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है पलामू। और पलामू का गठन बात करते हैं तो 1892 ईस्वी में पलामू का गठन किया गया। जामताड़ा इसका तो 2001 ईस्वी में। रांची 1899, डबलिन यूनिवर्सिटी सत कोलम्बस। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? कौन सा पर्व? मंडा पर्व। तो मंडा पर्व कब? ये बैसाख माह में मनाया जाता है। मंडा पर्व बेसिकली ये बैसाख माह में मनाया जाता है। जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रकार आप ऑप्शन पढ़िए। तो उपयुक्त सभी जो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। भाषा के आधार पर एक तो ऑस्ट्रिक और एक द्रविड़ भाषा में विभाजित किया गया है, बिल्कुल सही है। उरांव जो कुड़ुक भाषा के अंतर्गत आती है, एक तो उरांव जनजाति, और मालतो भाषा है जो कि सोरिया और माल पहाड़िया की, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जितने भी भाषा है सभी ऑस्ट्रिक जो कि मुंडा भाषा की भाषा है अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही, सभी कथन सही है। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है।
तो जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है हमारा लोक कथाओं का। किसका? लोक कथाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना गया है? तो किसे माना गया है? इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी को। देन नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो वह हमारा मंदिर है बैद्यनाथ मंदिर, जो कि झारखंड के देवघर जिला में अवस्थित है। और इस मंदिर की खासियत बात करते हैं तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक है। साथ ही साथ गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पुरनमल के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1514-15 ईस्वी के समथिंग। तो लेकिन ये याद रखना है, गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पुरनमल के द्वारा इसे स्थापित किया गया था बैद्यनाथ मंदिर को। देवघर में और कई मंदिर है जिसे कि हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। बात करते हैं तपोवन मंदिर, तो तपोवन मंदिर भी देवघर में ही है। नौलखा मंदिर, जिसे युगल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे बनाने में 9 लाख का खर्च आया था, जिस कारण से नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है युगल मंदिर को। ये तीनों के तीनों मंदिर देवघर जिला में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील? बात करते हैं यदि हम लोग हुड़को, जयंती या फिर डिमना झील, हुड़को, जयंती, डिमना और डोबो, ये सभी 3-4 जो झील का नाम लिया गया, हुड़को, डिमना, डोबो और जयंती, ये सभी जिले जमशेदपुर में अवस्थित है। धनबाद में बेसिकली आप लोगों का एक झील अवस्थित है तोपचांची झील, और हरी पहाड़ी नामक इसी के मध्य में है, तोपचांची झील के ही मध्य में, जो कि धनबाद में अवस्थित है। देवघर स्थित शिव मंदिर निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? जो शिव मंदिर, ये बैद्यनाथ मंदिर का जो नाम लिया गया वही शिव मंदिर है, जिसके अंतर्गत 22 मंदिर है, जिसके अंतर्गत कुल मंदिरों की संख्या 22 है, जिसका निर्माण गिद्धौर के 10वें राजा पुरनमल के द्वारा किया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक। ये उत्पाद सिपाही 19 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो इसके लाभार्थी उपयुक्त सभी हो सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक वर्ष आयु वाले, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला और 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग जो HIV से पीड़ित है, ये सभी इसके लाभार्थी हो सकते हैं। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? पायलट जिला के रूप में तो वो खूंटी जिला को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। कुछ नहीं मिल रहा है तो दुमका 1855 ईस्वी में गठन किया गया, रांची 1899 में गठन किया गया, लातेहार 2001 ईस्वी में इसे स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है, सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन है? तो सोना सोबरन योजना का नाम ही सुने होंगे कि प्रत्येक वर्ष में 2 बार 10 रुपया में धोती, लुंगी, साड़ी, ये सभी परियोजनाएं की जा रही है इस परियोजना के अंतर्गत, यानी कि उपयुक्त सभी इसके सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो वह स्टेडियम है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, JSCA स्टेडियम परिसर, और इसकी स्थापना किया गया था 2013 ईस्वी में। कब? 2013 ईस्वी में, और ये झारखंड के रांची जिला में है, जिसे स्थापना किया गया था 2013 ईस्वी में। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो सैयद अहमद, राज्यपाल का नाम सुने होंगे, जो कि 2011 से 14 के बीच में रहे थे राज्यपाल झारखंड के, सैयद अहमद। तो इन्हीं के द्वारा ये किया गया था उद्घाटन इस स्टेडियम का। और सैयद अहमद से ही कोरिलेट एक आप कर पा रहे होंगे, 18 जनवरी 2013 ईस्वी में जब झारखंड में ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस समय झारखंड के जो राज्यपाल थे वो सैयद अहमद जी थे। और झारखंड में अब तक कुल राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो 3 बार लगाया जा चुका है। कब? 2009, 10 और 13 में, 2009, 2010 और 2013 में। डेट बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग का 19 जनवरी था। सबसे पहले 19 जनवरी 2009 को पहला राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन आप लोग को 1 जून 2010 में, और तीसरा 18 जनवरी 2013 में। पहले के समय राष्ट्रपति थे, राज्यपाल थे झारखंड के, तो सैयद सिप्ते रजी पहले समय राज्यपाल थे, दूसरा में फारूखसियर का नाम सुनेंगे, वो राज्यपाल थे, और तीसरे में सैयद अहमद। और इसी के कार्यकाल के दौरान ये स्टेडियम को भी स्थापना किया गया था 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? देखिए, जो प्रश्न पहले डिस्कस किया जा रहा था आपके साथ कि झारखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही, यदि छोटा नागपुर इंक्लूड नहीं किया गया देन तो हम लोग को तिलका मांझी ही होगा। लेकिन वही यदि यहाँ पे
ऐड कर देता छोटा नागपुर, इसी प्रश्न में ऐड कर देता छोटा नागपुर, तब उस कंडीशन में हमारे जो सही आंसर हो जाता कोल विद्रोह का ये बुद्धू भगत। लेकिन यहाँ पे छोटा नागपुर चूँकि ऐड नहीं किया गया है, इस कारण से यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, तिलका मांझी। तिलका मांझी का भी कई दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें भी भागलपुर में फांसी देकर बरगद के वृक्ष में फांसी दे दिया गया था 1785 ईस्वी में। और तिलका आंदोलन की घटना घटी थी 1783 से 85 ईस्वी में। और इसी दौरान 85 ईस्वी के दौरान ही इन्हें बरगद के वृक्ष में भागलपुर नामक स्थान पर फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म बात करते हैं तो 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तिलकपुर नामक स्थान में, जो कि बिहार का भाग अभी आता है तिलकपुर नामक स्थान। और इनका मुख्य केंद्र बात करते हैं तो वनचरीजोर, जो कि भागलपुर है, मुख्य केंद्र था। और इन्हीं के द्वारा 1784 ईस्वी में अंग्रेज कलीलैंड की तीर से मारकर हत्या कर दी गई थी। कलीलैंड की हत्या की गई थी तिलका मांझी के द्वारा 1784 ईस्वी में। और इन्हीं तिलका मांझी के द्वारा ही विद्रोह का जो संकेत दिया जाता था, सखुआ पत्ता को घरों घरों तक भेज करके विद्रोह का संकेत दिया जाता था। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं और क्या याद कर सकते हैं इनसे रिलेटेड, तो तिलका मांझी जबरा पहाड़ी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और गुरिल्ला युद्ध जो छापा मार युद्ध थे, इसके ये प्रमुख थे। तो सुल्तानगंज की पहाड़ियों में तिलका मांझी के द्वारा छापा मार युद्ध यानी कि गोरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया जाता था। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन है? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता है गया मुंडा। कौन? गया मुंडा। मुंडा विद्रोह 1895 की ये घटना है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने प्रतिशत लोग गरीबी हैं? तो कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे गरीब हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 46.16%। देन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो हमारे जो जनजातीय बात करते हैं तो वो नेता हैं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को ये केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब आने वाले प्रत्येक, और ये निर्णय लिया गया था 2021 में, कि 2021 के बाद ये प्रत्येक 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की ये घोषणा की गई है। अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, तिलका मांझी, जबरा पहाड़ी अभी हम लोगों ने देखा। एक व्यक्ति है हमारे जयपाल सिंह मुंडा, इसको भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। जयपाल सिंह मुंडा 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था टकरा गांव में। और बात करते हैं जयपाल सिंह मुंडा की, तो ये काफ़ी प्रमुख है। हॉकी खिलाड़ी के ये कप्तान भी रह चुके हैं। जब 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में पहला स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त हुआ ओलंपिक में भारत के हॉकी खिलाड़ी टीम का, तो उसके ये कप्तान भी रह चुके हैं। और इन्हीं के द्वारा 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया, जो आगे चल करके 1963 ईस्वी में ये कांग्रेस में विलय हो गया। और 1970 ईस्वी में फाइनली इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रेन हेमरेज के कारण। और 1970 ईस्वी में ही ये साथ में समर्थक थे जब सोनेत संथाल समाज की स्थापना की जा रही थी शिबू सोरेन के द्वारा 1970 ईस्वी में। उस समय में भी जयपाल सिंह मुंडा का वहाँ पे समर्थक देखने को मिला था। और फाइनली इनकी मृत्यु ब्रेन हेमरेज के कारण ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो वह आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड है आदिवा। JSLPS की बात आ गई है तो इसका स्थापना बात करते हैं। JSLPS का गठन किया गया था 2009 ईस्वी में।